हेलो फ्रेंड्स। आप सबका कक्षा 8 इतिहास विषय के अध्याय 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद के अभ्यास प्रश्नोत्तर की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने आपके इतिहास विषय के अध्याय 1 से लेकर 4 तक सभी चैप्टर्स के जितने भी अभ्यास प्रश्न थे उन सभी अभ्यास प्रश्नों को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। ये आपका अंतिम अध्याय है इतिहास विषय का, अध्याय नंबर 5। इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर हम आज की इस क्लास में जानेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था। यानी रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी कौन सी डिमांड थी जिसे अंग्रेज सरकार के द्वारा नकार दिया गया था या ठुकरा दिया था। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से मांग रखी थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को क्या मान ले, राजा मान ले। यानी जब लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु होगी तो लक्ष्मीबाई की ये डिमांड थी कि वो उनके गोद लिए हुए बेटे को क्या करे, राजा के रूप में स्वीकार कर ले। तो रानी की इसी मांग को अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, अंग्रेजों ने ठुकरा दिया था कि उनके गोद लिए हुए या दत्तक पुत्र को राजा नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था आपका। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दिया गया है, ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया। यानी कि अंग्रेज सरकार ने उन व्यक्तियों के लिए क्या किया जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के ईसाई धर्म को अपना लिया था। ठीक है, तो उनके लिए अंग्रेज सरकार ने क्या किया वो आपको बताना है। तो ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने 1850 में एक नया कानून बनाया। अंग्रेज सरकार ने क्या किया, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था उनके लिए सन 1850 में एक नया कानून बनाया। और इस कानून में यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही बना रहेगा। तो उस नियम के अंदर क्या बताया गया कि अगर कोई भी भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को ग्रहण कर लेता है या ईसाई धर्म को अपना लेता है तो उसके जो पूर्वजों की या उसके जो पुरखों की जमीन संपत्ति धन दौलत है उस पर उनका जो अधिकार है वो उनका अधिकार पहले जैसा ही बना रहेगा। उनकी पुरखों की जितनी भी संपत्ति है वो उनके पुत्रों या वारिसों को मिल पाएगी अगर वो ईसाई धर्म को अपनाते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति पर से उनका जो अधिकार है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, ये आपका प्रश्न संख्या 2 था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था। यानी कि जो सिपाही थे उनको जो नए कारतूस अंग्रेज सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए थे उन पर क्या संदेह था या क्या ऐतराज था जिस कारण से वो उनका उपयोग करने से मना कर रहे थे। इसके पीछे कारण क्या था, तो उसका उत्तर देखो। सिपाहियों को इनफील्ड नाम की नई राइफलें या बंदूक दी गई थी। इन राइफलों के कारतूस को प्रयोग करने से पहले इनके ऊपर लगी सील को मुंह से क्या करना पड़ता था, छिलना पड़ता था या खोलना पड़ता था। यानी जो नई राइफल्स दी गई थी उनको यूज करने से पहले उनके ऊपर जो कारतूस लगा होता था उस कारतूस को मुंह से हटाना पड़ता था। और वो किसका बना होता था, उस सील पर गाय और सूअर की चर्बी का क्या लगा होता था, लेप लगा होता था। उस कारतूस या सील के ऊपर किसका लेप लगा होता था, गाय या सूअर की चर्बी का। अतः हिंदू और मुसलमान दोनों समुदायों के सिपाहियों ने सोचा कि कंपनी उनका क्या कर रही है, कंपनी उनका धर्म नष्ट कर रही है या धर्म भ्रष्ट कर रही है। इसीलिए उन्होंने इन कारतूसों को उपयोग करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, ये कारण था और यही कारण आगे चलकर 1857 की क्रांति का कारण बना था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए। तो अंतिम मुगल बादशाह है वो कौन था, बहादुर शाह जफर था, जिसे बहादुर शाह जफर द्वितीय भी कहा जाता है। तो उनके जो आखिरी समय था वो किस तरह गुजरा या बीता वो आपको बताना है। तो सितंबर 1857 में कंपनी की सेनाओं ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया, बंदी बना दिया। क्योंकि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर ने किया था। तो अंग्रेजी सेना ने सन 1857 के सितंबर महीने में बहादुर शाह जफर को क्या बना दिया, कैदी बना दिया या बंदी बना दिया। उन पर क्या कर दिया गया, उन पर 1857 की क्रांति के विद्रोह में, है ना, उसके उपलक्ष्य में कि उन्होंने गुनाह किया है इसके लिए उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की क्या सजा सुनाई गई, यानी कि उम्र कैद की उनको सजा सुनाई गई। अक्टूबर 1858 में उन्हें कहा भेज दिया गया, रंगून जेल के अंदर भेज दिया गया।
और इसी जेल के अंदर नवंबर 1862 में उनकी क्या होगी, उनकी मृत्यु होगी। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 देखें। मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे? यानी कि मई 1857 की जो क्रांति हुई उससे पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर जो अंग्रेज थे, उन अंग्रेज शासकों को अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास क्यों था, उसके पीछे कारण क्या था, वो आपको लिखना है। तो 1857 की क्रांति से पहले अंग्रेज शासकों ने अपने आत्मविश्वास के कारण निम्नलिखित थे, यानी ये कुछ कारण है जिनकी वजह से अंग्रेज शासकों को भारत में अपनी स्थिति के बारे में क्या था, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास था। वो कारण क्या है वो देखें। पहला कारण है 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की शक्तियां क्या होने लगी थी, छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों ही धीरे धीरे क्या हो रहे थे, धीरे धीरे समाप्त हो जा रहे थे और संपूर्ण अधिकार अंग्रेज अधिकारियों के हाथ में आ रहे थे या कंपनी के नियंत्रण में चले जा रहे थे। ये पहला कारण था। दूसरा कारण, अनेक दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे, यानी कि अंग्रेज सरकार या ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया थे, कंपनी ने अपने कई सारे अंग्रेज अधिकारियों को प्रत्येक राजा महाराजाओं के दरबार में एक रेजिमेंट अधिकारी के रूप में स्थापित कर लिया था। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता धीरे धीरे घटती जा रही थी, उनकी सेनाओं को धीरे धीरे नष्ट कर दिया जा रहा था, उनके राजस्व वसूली के हक और क्षेत्र एक एक करके धीरे धीरे राजा महाराजाओं से अंग्रेज सरकार के द्वारा छीन लिए जा रहे थे। ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण था, अनेक स्थानीय शासकों ने स्वयं के हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ क्या कर लिया, वार्तालाप कर लिया या संधि कर ली थी। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के पश्चात उनके दत्तक पुत्र को क्या मान ले, राजा मान ले। यानी उसने क्या करना चाहा, अंग्रेजों के साथ वार्तालाप या संधि करनी चाहिए थी। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इस निवेदन को क्या कर दिया था, ठुकरा दिया था। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से 1857 की क्रांति से पहले अंग्रेजों को लगता था कि भारत में उनकी स्थिति क्या है, बहुत ही मजबूत है, या उन्हें अपने आप पर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास था कि अब भारत के अंदर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला इसी का कारण है। ठीक है, अगला कारण है 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने अधिकार में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन उचित रूप से नहीं चलाया जा रहा, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व आवश्यक है। 1801 में अवध के ऊपर एक सहायक संधि की शर्त थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जों में ले लिया। और उसके साथ ही लॉर्ड डलहौजी ने यह घोषणा कर दी कि जो रियासतों का शासन है वो राजा महाराजों या जमींदारों के द्वारा उचित तरीके से नहीं चला पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शासन को दूरस्थ यानी सही तरीके से चलाने के लिए उसे ब्रिटिश हुकूमत में ले जाना आवश्यक है। अगला कारण क्या था, कंपनी ने मुगलों के शासन को समाप्त करने की पूरी योजना बना ली थी। कंपनी के द्वारा सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के पश्चात बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। ये भी अगला कारण था। अगला कारण था 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने यह निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे और या ऐसी प्रमुख स्थितियां थी अंग्रेजों की भारत में जिसकी वजह से अंग्रेजों को लगता था कि भारत में उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया है। ठीक है, कब, 1857 की क्रांति से पहले की बात है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा? यानी कि 1857 की क्रांति में जब बहादुर शाह जफर ने विद्रोहियों को अपना समर्थन दे दिया, उन्होंने क्रांति का नेतृत्व की जिम्मेदारी ले ली, तो इससे जनता पर और राज परिवार जो थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भारतीय जनता अंग्रेजों की नीतियों से क्या थी, बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। जब दिल्ली में सैनिक टुकड़ियों ने लाल किले में घुसकर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया, तो जनता का जो हौसला है वो पहले की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गया। उनको यह मालूम हो गया कि जो मुगल बादशाह है वो भी जनता की तरह ही क्या कर रहे हैं, जनता की ओर से ही लड़ाई लड़ रहे हैं या उनका ही सपोर्ट कर रहे हैं, और ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत कर दी।
है ना। जब विद्रोहियों ने दिल्ली के लाल किले के अंदर घुसकर जब बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेतृत्व करता घोषित कर दिया, जिससे लोगों को लगा कि बहादुर शाह जफर जो मुगल साम्राज्य है वो भी उनका साथ दे रहा है। ठीक है, अंग्रेजों की इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी, यानी अंग्रेजों को ऐसा जो पहले से मालूम नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने सोचा कि कुछ गिने चुने विद्रोही हैं और वो उनको आराम से दबा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर उत्पन्न कोई उथल पुथल कुछ समय में अपने आप क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। परंतु जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात क्या हो गई, बदल गई, और पूरा जनता और मुगल साम्राज्य का सपोर्ट भी उन विद्रोहियों की तरफ से क्या हो गया, मिल गया, और उन विद्रोहियों का साथ देने लगा। अगला था राज परिवारों पर क्या असर हुआ। तो अंग्रेजों से पहले देश के बहुत बड़े भाग पर मुगल साम्राज्य का ही शासन हुआ करता था। आप सब जानते हैं अंग्रेजों से पहले भारत में किसका शासन था, मुगलों का शासन था। अधिकतर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने क्षेत्रों का शासन किया करते थे। जितने भी छोटे छोटे जमींदार या छोटे शासक या रजवाड़े हुआ करते थे वो मुगल साम्राज्य के अधीन रहकर उन क्षेत्रों का शासन किया करते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि यदि मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने क्षेत्रों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे, है ना। यानी जो छोटे मोटे राजा महाराजा शासक हुआ करते थे उनको ये लगता था कि अगर मुगल बादशाह ने विद्रोह का सपोर्ट कर दिया है और अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वे फिर से मुगल साम्राज्य के अधीन रहकर अपना शासन व्यवस्थित तरीके से चला पाएंगे। इसीलिए राज परिवारों ने भी विद्रोह का क्या किया, समर्थन दिया था। ठीक है, चलिए, तो ये आपका प्रश्न संख्या 6 था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण कराने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था। अवध के जो बागी भूस्वामी थे उनसे समर्पण कराने के लिए, उनको अपने अधीन लाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था। तो अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण करवाने के लिए अंग्रेजों ने अपने प्रति वफादार रहने वाले भूस्वामियों के लिए अनेक इनामों की घोषणा कर दी। अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि जो भूस्वामी अंग्रेज सरकार का मदद करेंगे या उनके सपोर्ट में उनके अधीन वफादार बने रहेंगे उनके लिए अलग अलग इनामों की घोषणा कर दी। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे और जो लोग ब्रिटिश शासन के अधीन वफादार बने रहेंगे उनके जो संपत्ति पर जो पूर्वजों के अधिकार थे वो अधिकार उनके भी बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि यदि वे अंग्रेजों के प्रति समर्पण कर देते हैं तो, और यदि उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे भी सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार दावेदारी बनी रहेगी। इसके अलावा वे व्यक्ति जिन्होंने भले ही वो बागी हुए हैं या विद्रोह में भाग लिया है, लेकिन अगर वो अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और उन्होंने किसी भी अंग्रेज व्यक्ति की हत्या नहीं की है तो उनको भी सारे अधिकार मिलेंगे, उनकी भी जमीन जायदाद जो भी अधिकार उनके पूर्वजों के थे उन पर सेम टू सेम अधिकार बने रहेंगे और उन्हें भी अलग अलग सुविधाएं दी जाएगी। परंतु इसके बावजूद भी कुछ भूस्वामियों पर मुकदमे चलाए गए। ठीक है, तो ये अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा अवध के जो बागी भूस्वामी थे उन पर कंट्रोल करने के लिए निम्न जो कारण या तरीके हैं वो अपनाए गए थे। अगला प्रश्न है 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली। कि जब 1857 की क्रांति हो गई तो अंग्रेजों की कौन कौन सी नीतियों में बदलाव देखने को मिला था। तो 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित परिवर्तन किए थे। कौन कौन से परिवर्तन किए। पहला परिवर्तन, भारत में कंपनी के शासन की क्या हो गई, समाप्ति हो गई। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और उस कानून के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त होगी और अब शासन का संचालन सीधे ब्रिटेन से जो भी रानी या महाराजा जो भी थे ब्रिटेन में शासन जिनका चलता था प्रिंसेस का, उनके माध्यम से कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में क्या किया गया, नियुक्त किया गया। और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का जो एक सदस्य था उसको भारत मंत्री के रूप में भारत के अंदर नियुक्ति दी गई, जो भारत के अंदर समस्त प्रकार के शासन से रिलेटेड जितने भी मामले हैं उनकी समय समय पर ब्रिटिश संसद में क्या देगा, सूचना देगा और उनके कंट्रोल का काम करेगा। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने की सारी जिम्मेदारी दे दी गई। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया और उस भारत मंत्री को समय समय पर सलाह और सुझाव देने के लिए एक परिषद या कमेटी का भी गठन किया गया, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को किसका पद नाम दे दिया गया, वायसराय का पद दे दिया गया। यानी गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके उसकी जगह एक नया पद दे दिया गया, वायसराय। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि क्या कर दिया, घोषित कर दिया।
और परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी स्वयं अपने हाथों में ले ली। ये पहला परिवर्तन। दूसरा, देशी रियासतों के प्रति जो नीति थी उसमें क्या किया गया, बदलाव किया गया। देश के सभी शासकों को यह भरोसा दिलाया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर अंग्रेज जो ब्रिटिश शासन है उसके द्वारा अधिकार नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि गोद लिए हुए पुत्रों को भी सौंपने की छूट दे दी गई। परंतु उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति ही वो माने, कि उनका सर्वेसर्वा कौन होगा, ब्रिटेन की रानी ही होगी। इस प्रकार भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भारत के अंदर शासन चलाने की छूट दे दी गई। ये दूसरा परिवर्तन। तीसरा, सेना के ढांचे में परिवर्तन किया गया। क्या किया गया, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया कि भारतीय सिपाही कम से कम होंगे और ज्यादा से ज्यादा यूरोपीय सिपाही होंगे। यह भी निश्चित किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिणी भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की अपेक्षा अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती की जाएगी। ठीक है। अगला परिवर्तन, मुसलमानों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन। तो मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई थी। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। तो ये 1857 की क्रांति के बाद किए गए परिणाम थे जो अंग्रेज सरकार के द्वारा किए गए थे। ठीक है। अगला परिवर्तन था भूस्वामियों के लिए नीति में परिवर्तन। तो भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने तथा भूमि पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए कई सारी नीतियां बनाई गई। और इसी तरह से 1857 के उपरांत इतिहास का एक नया चरण क्या हुआ, प्रारंभ। ठीक है। तो ये 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार के द्वारा किए गए कुछ परिवर्तन थे। ठीक है। तो इस प्रकार हमने आपके अभ्यास के जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।